पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि जो और यांग एक दूसरे को मिलते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि उन दोनों का एक ही कॉमन दुश्मन है, उन दोनों का एक ही मकसद है। और एपिसोड 6 की शुरुआत में यांग और जू डिसाइड करते हैं कि वो साथ में काम करेंगे गुई का सच ढूंढ निकालने के लिए। जू और यांग फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले चंद के घर पे जाते हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और इस बार चंद के साथ एक बेबी होता है। जू और यांग फिर एक स्टोरी बनाते हैं चंद को डराने के लिए और बोलते हैं कि हमें पता चला है कि तुमने इस बेबी को किडनैप किया है, हमें पता चला है कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही हो। और चंद बोलती है कि नहीं, ये मेरी फ्रेंड का बेबी है। यांग बोलता है कि अच्छा, फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करो और हमसे बात करवाओ, हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। चंद फिर किसी को कॉल करती है, लेकिन सामने वाला इंसान उसका कॉल नहीं उठाता। जू फिर चंद को बोलता है कि देखो, मुझे पता चल गया है कि तुमने ही इस बेबी को चुराया है और मैं तुम्हें अभी के अभी अरेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे गुई के बारे में सच बताया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यांग इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो चंद को पूछता है कि तुमने पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी गुई के खिलाफ कि उसने तुम्हारा रेप किया, तो उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, हमें सच सच बताओ। चंद बोलती है कि उस रात मुझे गर्म पानी चाहिए था, इसलिए मैं गुई के घर पे गई। और जू पूछता है कि गांव में इतने सारे लोग हैं तो तुम उनके पास क्यों नहीं गई, इतने दूर गुई के घर पे जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी। तो चंद बोलती है कि गाँव वालों का और मेरा अच्छा रिलेशन नहीं था इसलिए। यांग पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कितने बजे गुई के घर पे गई। तो चंद बताती है कि रात के 8 बजे के आसपास में गुई के घर पे गई और गुई नशे में था। इसी नशे के हालत में गुई ने फिर मेरा रेप किया और 11 बजे मैं उसके घर से बाहर निकली और मैंने गुई के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। उसी वक्त वहाँ पे येजुन आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या शुरू है। तो जो उसे बोलता है कि हमें पता चला है कि तुमने किसी बेबी को किडनैप किया है, उसकी ही पूछताछ हम चंद से कर रहे हैं। और जू येजुन को बाहर लेके जाता है और अपनी कार में लॉक कर देता है। जू जब वापस आता है तो वो चंद को झूठ बोलता है कि अभी मेरी येजुन से बात हुई है और उसने मुझे बताया है कि तुमने ही गुई का मर्डर किया है। चंद पैनिक होने लगती है और बोलती है कि मुझे पता था मैं येजुन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैंने गुई को नहीं मारा है, मुझे पता भी नहीं था कि उसका मर्डर ये लोग करने वाले थे। जू पूछता है कि अगर तुमने मर्डर नहीं किया तो किसने मर्डर किया। तो चंद बोलती है कि येजुन ने मुझे कुछ पैसे दिए और उसने मुझे बोला कि जाओ गुई को सिड्यूस करो। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि मैं ऐसे टाइप की लड़की नहीं हूँ, लेकिन फिर येजुन ने मुझे बोला कि उसने मेरे लिए गाँव के बाहर एक घर और एक दुकान खरीदी है और हम गुई का मैटर खत्म करने के बाद वहाँ जाकर खुशी खुशी रहेंगे। तो मैं उसकी बातों से कन्विंस हो गई। येजुन ने ऑलरेडी गुई के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई हुई थी, जिस वजह से गुई पूरी तरह से होश में नहीं था। और जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने गुई पे जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट की कि इसने मेरा रेप किया है। यांग पूछता है कि इसका मतलब तुमने गुई पे झूठी केस डाली, राइट? तुम किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही हो? और चंद कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पे फिर से एक बार येजुन आ जाता है और चिल्लाता है कि चंद कुछ मत बोलो, इन लोगों को कुछ नहीं पता है। और चंद फिर यांग के सवालों का जवाब नहीं देती और फिर से एक बार यांग के हाथों से सच चला गया होता है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ पे यांग ने ये जो पूरी रिकॉर्डिंग करके रखी होती है उसकी टेप चेन के पास होती है और फिर रेन, चेन, ली और पुलिस डायरेक्टर ये टेप साथ में मिलकर सुनते हैं। ली चेन को पूछता है कि उस वक्त तुमने गुई की ऑटोप्सी की थी, तो जो कुछ भी चंद बोल रही है इस टेप में, क्या वो सब सच है? चेन बोलता है कि चंद की स्टोरी सच और झूठ का मिक्सचर है। ये तो सच है कि गुई का डीएनए चंद की बॉडी से मिला था, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि गुई ड्रग्स के नशे में था, जिस वजह से उसे शायद आइडिया भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस केस में टाइमिंग्स की भी कुछ गड़बड़ है। गुई का घर गाँव से थोड़ा दूर था और अगर चंद 8 बजे के आसपास गुई के घर पे गई थी, इसका मतलब येजुन भी गुई के घर के आसपास ही था। अगर हमने ये भी मान लिया कि येजुन 7:30 के आसपास गुई के घर से भाग कर गया, तो भी वो 8 बजे से पहले गाँव नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब चंद टाइमिंग के बारे में झूठ बोल रही है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि चंद और येजुन ने साथ में मिलकर गुई का मर्डर किया और बाद में उन्होंने गुई की बॉडी को पानी में फेंक दिया। इसी डिस्कशन के बीच ली को कॉल आता है कि किसी जगह पे ब्लास्ट हो गया है। असल में कुछ दिनों से न्यूज़पेपर वालों के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर रहा है, जिस वजह से न्यूज़पेपर आज पब्लिश नहीं हुआ। और जैसे लेटर में बताया गया था कि अगर न्यूज़पेपर में फोटो और लेटर नहीं आया तो कहीं पे तो ब्लास्ट हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि ये ब्लास्ट करने वाला कोई भिखारी है और कौन कंपनी की कोई पुरानी बिल्डिंग होती है जिसमें ये ब्लास्ट होता है और ये बिल्डिंग एक सुनसान से इलाके में होती है, जिस वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। ली को इस ब्लास्ट की वजह से बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो चाव पे जाके चिल्लाता है कि बस करो तुम्हारा ये खेल, अगर किसी की मौत हो जाती तो हम क्या करते। चाव बोलता है कि मैं तो जेल में हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और अगर तुम्हें इन ब्लास्ट को रोकना है तो जल्दी से न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू कर दो। पुलिस इस ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग कौन कंपनी की है और इस इलाके में सिर्फ कुछ भिखारी ही घूमते हैं और बाकी कोई नहीं।
हमें फिर यहाँ पे पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ जिन, लांग और फू जो कॉर्न कंपनी का ओनर है वो साथ में मिलकर डिनर करते हैं और जिन फू को बताता है कि आजकल यांग नाम का एक प्रोसिक्यूटर बहुत ज्यादा उड़ रहा है, वो ग्वी के सच के बहुत करीब आ चुका है और हमें उसे रोकना होगा। तो फू उसे बोलता है कि ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ ली पुलिस वालों को ब्रीफिंग देते हुए बोलता है कि हम अब तक बहुत सीधे तरीके से सोच रहे थे, लेकिन मुझे एक लिंक मिल गई है इन सारे लोगों के बीच। ग्वी जिस स्कूल में पढ़ाता था वो कॉर्न कंपनी की बिल्डिंग थी और जिस बिल्डिंग में आज ब्लास्ट हुआ वो भी कॉर्न कंपनी की ही बिल्डिंग थी। मुझे लगता है कि शायद 1% चांस हो सकता है कि इस पूरे केस में कॉर्न कंपनी का ही हाथ हो, लेकिन मैं कुछ भी गारंटी से नहीं बोल सकता। इस केस के बारे में हमें सिर्फ 2 लोग सच बता सकते हैं। एक है यांग जो बहुत सालों से ग्वी पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है, और दूसरा है पुलिस ऑफिसर जू जो यांग को इस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा था। अगर हमने जू को ढूंढ लिया तो हमारे लिए ये केस ईजी हो जाएगा। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस भिखारी को हमने पहले के किसी एपिसोड में देखा था पोस्ट बॉक्स के पास, जिस भिखारी ने आज ब्लास्ट किया वो और कोई नहीं पुलिस ऑफिसर जू होता है, जिसने अपनी पूरी स्टाइल बदल ली है ये सारे काम करने के लिए। और यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।